नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला.com और मैं हूँ आपके साथ डिम्पल सरूही। जिस घड़ी का, जिस पल का हम सभी को इंतज़ार था, देश की जनता को इंतज़ार था, वो आखिर आ गई। 19 अप्रैल को चुनाव शुरू हुआ था और आज परिणाम हमारे सामने हैं। पश्चिमी यूपी की 7 सीटों पर मुकाबले कैसे रहे, कहाँ किसने किसको पटखनी दी है, कौन हारा, कौन जीता, इस सभी पर चर्चा करने के लिए आज हम आपके साथ जुड़ रहे हैं अमर उजाला कार्यालय मेरठ से। और सबसे पहले मैं आपको ले चल रही हूँ अमर उजाला मेरठ के संपादक नितिन यादव जी से हम जुड़ेंगे। उनसे जानेंगे कि इन सीटों पर कैसे मुकाबले रहे हैं। सत्ता का संग्राम आज अपने परिणाम पर पहुंच गया है। वेस्ट यूपी की 7 सीटों पर कैसे मुकाबले रहे, क्या सिनेरियो रहा, कौन हारा, कौन जीता, इस पर हम ज्यादा जानने के लिए जुड़ रहे हैं नितिन जी के साथ। डिम्पल, वेस्ट यूपी का जो संग्राम है, इसकी सबसे बड़ी खास बात है मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती, क्रांति की धरती इसे कहते हैं। मुझे लगता है इस चुनाव में जो राजनीतिक क्रांति पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हर सीट पे हुई है, मेरठ के आसपास की सीट पे हुई है, उसके उसके जो विश्लेषण करें, उसके नतीजों को हम देखें तो बड़े रोचक और शानदार शानदार इसलिए कि सबके लिए कुछ ना कुछ इन नतीजों में है। एक बड़ी खबर जो है वो ये है कि भाजपा के लिए एक बड़ा झटका है। संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री, जाटों के बड़े चेहरे, चौधरी अजीत सिंह को भी पिछले चुनाव में उन्होंने हरा दिया था, जबकि माना गया था कि चौधरी अजीत सिंह का आखिरी चुनाव है। बाद में अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से उनका देहांत भी हो गया। उसके बावजूद इस चुनाव में संजीव बालियान हार गए, और जिनसे हारे हरिंद्र मलिक। ये कहा जाता रहा है कि सपा और आरएलडी, जयंत और अखिलेश की दोस्ती अगर किसी सीट पे टूटी थी तो ये मानते हैं इसमें इसमें सीट बड़ी महत्वपूर्ण थी हरिंद्र मलिक वाली। अखिलेश चाहते थे कि हरिंद्र मलिक उनको सीट मिले, और अगर आरएलडी के खाते में मुजफ्फरनगर जाए भी तो वो हरिंद्र मलिक कैंडिडेट हो आरएलडी के टिकट पे। जयंत ऐसा नहीं चाहते, तो उनकी परंपरागत सीट है, उनका गढ़ रहा, उनके पिताजी वहां से लड़ते रहे। मुजफ्फरनगर मुजफ्फरनगर जाटों की और उन सबका गढ़ भी माना जाता रहा। तो मुझे लगता है कि वहां से वो सीट जीत के अखिलेश और समाजवादी पार्टी ने थोड़ी सी मनोवैज्ञानिक, जिसको मैं कहूँ, वो बड़ा जरूर ली है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जयंत चौधरी के हिस्से में जो दो दो सीटें आई थी, वो बागपत भी उनकी परंपरागत सीट है, और मैंने कहा ना, वो खुद आ रहे हैं पिछली बार। तो बेशक इस बार भाजपा के साथ गठबंधन में थे, पर उनको भी राहत मिली होगी, और उनके जो सिपह सलार, जिनको उन्होंने वहां से टिकट दिया, ये बड़ा प्रचारित हुआ था, उन्होंने इसको बड़ा भुनाया था जयंत चौधरी ने, कि उन्होंने अपनी सीट से एक सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दिया, न कि किसी बड़े चेहरे को। चंदन चौहान को भी अगर थोड़े बहुत लोग वेस्ट की राजनीति को जानते हैं, चंदन चौहान वो चेहरे हैं जब यही शर्त अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में रखी थी जयंत के सामने, कि वो टिकट जो आरएलडी का था, चेहरे सपा के थे। चंदन चौहान अखिलेश के दोस्त करीबी रहे, लेकिन चंदन चौहान एक बार आरएलडी के टिकट पे क्या गए कि लौट के भी नहीं आए, और जब भाजपा में गए तो भाजपा में साथ चले गए, और अब फिलहाल सांसदी का चुनाव भी जीते हैं वहां पे। एक और महत्वपूर्ण सीट, चूंकि मैंने कहा ना, वेस्ट यूपी की इन सीटों को हम देखते चल जाएंगे। अभी तो मैंने मेरठ में अरुण गोविल का जिक्र नहीं किया, अभी मैंने इमरान मसूद का जिक्र नहीं किया, अभी सबसे महत्वपूर्ण है, अभी मैंने नगीना से चंद्रशेखर का जिक्र नहीं किया। ये जो सीटें, हर सीट के जो नतीजे भी हैं और हर सीट के जो मायने में बड़े जबरदस्त हैं। नगीना सीट के बारे में हम बात करना चाहेंगे। नगीना सीट पे बहुत दिलचस्प मुकाबले हुए और वहां से चंद्रशेखर ने बहुत अच्छी जीत हासिल भी की है। उस पर देखिए डिम्पल, और हमारे दर्शकों को जो जो चुनाव से जुड़े हैं, जिनकी जिनकी उत्सुकता राजनीति से जुड़े विषयों में है, उनको जानना चाहिए कि जो भूमि है नगीना और बिजनौर की, ये दलित राजनीति का गढ़ रहा है। मैंने एक कार्यक्रम में भी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि एक दौर ऐसा रहा था कि जब रामविलास पासवान, मीरा कुमार और मायावती एक दूसरे के सामने लड़े हों। आप सोचिए कि तीनों अलग अलग क्षेत्र के नेता, तीनों बड़े कद के नेता रहे, और वो उस सीट पे लड़े, और मीरा कुमार ऐसे सांसद रही। तो ऐसा माना जाता रहा कि दलित राजनीति के बड़े चेहरे और नगीना, नगीना अब इसलिए क्योंकि बिजनौर पहले सुरक्षित सीट हुआ करती थी, फिर 2 हिस्सों में बटी, तो बिजनौर से बट के नगीना की सीट हो गई। नगीना की सीट कई मामलों में इसलिए महत्वपूर्ण है कि सहारनपुर के रहने वाले हैं चंद्रशेखर। मायावती सहारनपुर से विधानसभा चुनाव लड़ती रही हैं। अब ऐसे में चंद्रशेखर सहारनपुर से आके नगीना आए हैं, और इसमें भी एक रोचक बात है, चंद्रशेखर के बारे में अंदर खाने कहा जाता है कि उन्होंने बहुत प्रयास किए कि वो इंडिया गठबंधन के हिस्से हो जाएं। अखिलेश यादव से करीबी होने की विधानसभा चुनाव में उन्होंने बहुत कोशिश की। अ, अगर मैं कहूँ कि बहुत लिफ्ट उनको नहीं दी गई थी, किसी ने उनको इतना गंभीर कैंडिडेट भी नहीं माना था, लेकिन जिस कदर उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की है, एक तरफा जीत दर्ज की है, बड़ा संकेत है कि आने वाले दिनों में पश्चिम से, जैसे किसी जमाने में मायावती पश्चिम से एक दलित बड़ा चेहरा बन के उभरी थी,
कोई दो राय नहीं है। युवाओं में जिस तरह की चंद्रशेखर की लोकप्रियता है कि वो भविष्य में, अब मुझे लगता है जिन पार्टियों ने इस बार उन्हें बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी है, आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकता है उनकी खुशामद की जाए विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए। डिम्पल, जैसा कि बिल्कुल सर ने बताया कि नगीना सीट से चंद्रशेखर ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है और आने वाले भविष्य में वो दलित चेहरा, एक बड़ा चेहरा बनकर उभर सकते हैं। इसके अलावा सहारनपुर सीट की मैं बात करना चाहूंगी सर से कि सहारनपुर सीट अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण सीट है। उस पर उनका क्या अनुभव कहता है? देखिए सहारनपुर चर्चा में आई इमरान मसूद को लेके, और उनका जब बयान आया था बोटी बोटी, वो देश भर में बड़ी सुर्खियां बटोरी। और उसके बाद यह कहें कि उस बयान से ही जहां इमरान मसूद चमके भी, वहीं उनकी राजनीति सहारनपुर में घटाव की तरफ आई। सपा ने पिछली बार उनको लिया, लेकिन ऐन वक्त पे उनको टिकट इसलिए दिया कि पाला बदलते रहे, और सपा को डर ये रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि इमरान मसूद को टिकट दे दें तो ध्रुवीकरण हो जाए। तो इमरान की राजनीति जो लोग जानते हैं कि पहले वो सपा में रहे, फिर वो कांग्रेस में गए, कांग्रेस में बड़े पदों पर रहने के बावजूद विधानसभा में उनको लगा कि सपा से सुरक्षित जगह हो सकती है। अखिलेश ने लिया भी और फिर टिकट नहीं दिया। वो बयान भी उनका वायरल हुआ था, इसमें उन्होंने कहा था मैं कहीं का नहीं रहा। उसी इमरान मसूद को वापस कांग्रेस ने लाकर टिकट दिया। तो मैं निजी तौर पे कहूँ तो मुझे नहीं लगा था कि इमरान मसूद कोई ऐसी बड़ी टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि वो ध्रुवीकरण वहां होता रहा उन सीटों पे। राघव लखनपाल भी पुराने चेहरे हैं, पहले जीतते रहे। लेकिन कई इंपॉर्टेंट फैक्टर थे। एक तो उनकी चंद्रशेखर से दोस्ती, ये माना जाता है कि दोनों की अच्छी मित्रता है। चंद्रशेखर उनके साथ रहते तो वहां दलितों के वोट भी चंद्रशेखर ने उनको शिफ्ट कराए हैं। दूसरा, जो क्षत्रिय राजपूतों की नाराजगी थी, बल वो जो उनकी पंचायतें हुई थी वो सहारनपुर के हिस्से में ज्यादा होती। ननौता सहारनपुर में ही पड़ता है। और जहां तक मुझे लोगों ने बताया कि कुछ जगह तो नाराजगी का असर इतना भर हुआ कि उन्होंने वोट नहीं दिया, पर वहां ऐसा लोगों ने कहा कि वाह हमने खिलाफ वोट दिया है। यानी कि ऐसा कहा जाता है कि काफी क्षत्रिय वोटरों ने इमरान मसूद को वोट किया, क्योंकि वो भाजपा कैंडिडेट को हराना चाहते थे। और जिस तरह की इमरान की जो अभी हम नतीजे अगर हम देखेंगे, मैंने लैपटॉप पे नतीजे खोले हुए हैं, शायद अगर मैं दावे से कहूं कि इमरान ही अकेले या कुछ कैंडिडेट्स होंगे वेस्ट यूपी में जो पहले राउंड से आगे चले हैं और पिछड़े नहीं है, और एक अच्छी खासी जीत इमरान मसूद ने की है। तो ये वेस्ट यूपी की राजनीति के लिए, और इसमें एक बड़ा रोचक ये भी है कि जिन इमरान मसूद को हम जानते रहे बोटी बोटी वाले बयान के लिए, उस बार वो गली गली राम राम करते रहे, हाथ जोड़ के कहते रहे कि गंगा जमुनी तहजीब है। उन्होंने रामायण के किस्से सुनाए, राम को अपना बताया। तो ये चुनाव वेस्टर्न यूपी से जो बना, मैं इसे बार बार ये कह रहा हूँ कि जो पहले दो चरण वेस्ट यूपी में थे, इसने उसी मुकाबला, जिस तरह से मुकाबला इन सीटों पे दिखाई दिया, आप देखेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में उसी रेशियो में, उसी अंदाज में मुकाबला चला है। बल्कि ये कहें कि मैं बार बार कहता रहा हूँ कि विपक्षी दलों को हिम्मत ही उसके बाद आई, क्योंकि यहाँ ऐसा लगा। और खासतौर से बड़ी रणनीतिक जीत समाजवादी पार्टी के लिए इसलिए है, जयंत का छोड़ जाना, है ना। तो पश्चिम उत्तर में जयंत बड़े फैक्टर रहे हैं, तो जयंत अपनी बात से बड़े चेहरे हैं। और किसानों की सच कहूं तो बहुत अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन में बहुत मुखर होकर कुछ भी नहीं बोला था। जयंत चौधरी लगातार किसानों के मुद्दों पे बोलते चलते रहे थे। लेकिन जयंत के जाने के बाद भी, जयंत तो अपनी 2 सीटें लाए, मुझे लगता है भाजपा इसको कैसे लेंगे। लेकिन भाजपा सहारनपुर हारी है, भाजपा कैराना हारी है, भाजपा मुजफ्फरनगर हारी है, और मेरठ में भी मेरे पास अभी अगर ये आंकड़े हैं, बहुत करीबी बहुत करीबी मुकाबला है। अंतिम राउंड तक ये चला, और करीब 10,000 के आसपास, 9,800 समथिंग अरुण गोविल जीते हैं। मैं मेरठ पे, मुझे लगता है डिम्पल आप मेरठ से जुड़ा कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे। बिल्कुल सर, मेरठ और कैराना जैसे हम बात करें, कैराना पे भी जब मैं लगातार, हमारे पास भी डिजिटल पर अपडेट आ रहे थे और हम लगातार अपडेट उस पे कर रहे थे, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, पहले मैं मेरठ को बाद में काउंट करूँगी, पहले मैं कैराना पे बात करना चाहूँगी, क्योंकि कैराना पे एक ऐसा प्रत्याशी जीता है जिसको जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। कैराना से इकरा हसन सपा की प्रत्याशी है और उन्होंने अच्छी जीत हासिल की है। और सबसे खास बात है कि वो मात्र 27 साल की है और उन्होंने परिवार की जो उनकी विरासत में उन्हें जो राजनीति मिली है, उसकी बागडोर अपने कंधों पर संभाली। नाहिद हसन के जेल जाने के बाद से ही वो राजनीति में लगातार जुटी हुई है, मेहनत कर रही है और उसका फल उनको आज मिला भी है। सर से मैं जानना चाहूंगी कि सर का अनुभव इस पर क्या कहता है? जी डिम्पल, जैसा कैराना का जिक्र किया, मुझे लगता है कि ये इसलिए भी एक बेहतर नतीजा है। वैसे तो किसी की हार किसी की जीत है, पत्रकार है तो किसी के लिए बेहतर और बुरा कहने में संकोच करते हैं, बट
देखा जाए तो जिस तरह से इकरा ने कैंपेनिंग की, कैसे एक लंदन में पढ़ने वाली लड़की, वैसे तो इकरा का परिवार कोई नया परिवार नहीं है, मुजफ्फरनगर उसके आसपास की राजनीति में, कैराना में, शामली में हसन परिवार का बड़ा दबदबा रहा है। मुनव्वर हसन सांसद रहे हैं। मुनव्वर हसन के बाद तबस्सुम हसन उनकी पत्नी यानी कि इकरा की माँ रही हैं। फिर नाहिद हसन भी बड़े युवा और तेज तर्रार चेहरे रहे। लेकिन जब नाहिद हसन जेल गए और उन्होंने जेल से विधानसभा चुनाव लड़ा, तो ये लगा कि शायद हसन परिवार की जो विरासत है, राजनीतिक विरासत है, उसे इस पे विराम लग जाएगा और इस परिवार को अब आगे कौन लेके जाएगा। अचानक एक ऐसी लड़की, मैं जो लंदन से पढ़ाई की और मैं इसको मैं पारंपरिक रूप से जोड़ सकता हूँ। मैं नहीं कह रहा कि ये अच्छा या बुरा, कि सर पे पल्लू रखना, दुपट्टा करना या नहीं करना। सामाजिक रूप से इस पे बहस हो सकती है, लोग इसे फेमिनिस्ट उससे एजेंडे से बाहर रखें, पर जिस अंदाज से, जिस सादगी से उन्होंने लोगों से कैंपेनिंग की। और एक बड़ी खास बात मैं इसमें डिम्पल बताऊं कि वो जब विधानसभा चुनाव लड़े थे, सपा आरएलडी का गठबंधन था, तो उसमें वहां अच्छी खासी जाट वोटों की संख्या है, बहुत बड़ी। तो वहां अब जब गठबंधन टूट भी गया, आरएलडी बाहर हो गई, तब भी तमाम आरएलडी के वोटरों ने ये कहा कि जिस तरह से वो मिलती जुलती रही हैं, जिस तरह से वो आती जाती रही हैं, वो लोगों को बहुत पसंद आया। एक तरफ मुझे कहना नहीं चाहिए, पर एक तरफ जहां हम मेरठ का जिक्र आया था अरुण गोविल को लेके, ये प्रचार का ये बातें भी सामने आई कि वो लोगों से मिलने जुलने में परहेज करते हैं, वो संकोच करते हैं, उनको भी गलियों में घूमने में दिक्कत आती है। वहीं इकरा एक ऐसा चेहरा बनी जो लोगों को पसंद आया कि ये लड़की अभी कम उम्र की है, लंदन में पली बड़ी है, बड़े राजनीतिक रसूखदार परिवार से जुड़ी हुई है, पर फिर भी गाँव गाँव जाती है, लोगों के पैर छूती है, बाबा जी राम राम नमस्ते करती है। तो इकरा की छवि और जड़ों से इकरा की छवि एक ऐसे प्रत्याशी की बनी जो लोग लगा ये हमारे बीच की लड़की है, ये हमारी लड़की है। और सच कहूं तो इन सारी सीटों में, हालांकि इमरान ने जिस तरह से मसूद ने जीत दर्ज की है, पर वेस्ट यूपी में हम जब कल परसों भी परिचर्चा कर रहे थे, एक सीट निर्विवाद ऐसी थी, वो कैराना थी, इसमें लगा इकरा हसन जरूर जीतेंगी। मुझे लगता है कोई विश्लेषक ऐसा नहीं था जिसने ये श्योर नहीं किया हो कि इकरा हसन जीत जाएंगी। तो बड़ा महत्वपूर्ण है, अब देखते हैं कि वो सदन में जाके अपने परिवार को। एक चीज ये भी है कि जैसे कि जो नए बच्चे हैं वो राजनीति में बहुत ज्यादा इतना रुचि नहीं दिखाते हैं। ऐसे में इकरा ने प्रदीप चौधरी जो सियासी अनुभव लंबा रखते हैं, उनके सामने आमने सामने चुनाव मैदान में उतरना अपने आप में एक बड़ी बात है। नहीं, इसमें हालांकि राजनीति तो उनको विरासत में मिली है, क्योंकि वो मुनव्वर हसन के परिवार में पैदा हुई है। मुझे लगता है कि उनको जेनेटिकली भी मिले होंगे और सामाजिक तौर पे भी, क्योंकि बेशक बाहर पढ़ी है, पर घर से लगातार जुड़ाव रहा। और मैंने कहा ना, जिस तरह से उन्होंने नाहिद हसन को चुनाव लड़ाया और जिताया, नाहिद हसन की जेल में थे और परिवार में कोई था नहीं, जिस तरह से पूरी कैंपेनिंग उन्होंने अपने हाथ में रखते हुए भी लोगों को लगा कि मैं तो एक कुछ नहीं आता, मैं आपके बीच में आई हूँ अपने भाई को जिताने के लिए, बस मेरी मदद कर दीजिए। उसी मोमेंटम, उसी जो इमोशनल कनेक्ट था उनका लोगों के साथ। आप बड़ी विचित्र बात इसमें ये भी है कि हम लोग कैराना गए तो देखा कि एक तरफ तो यूथ उनके बड़े करीबी, तो एक बुजुर्ग, तमाम बड़े बुजुर्ग लोग जिनको लगता था, जो जिनको एज गैप मानते हैं। और वेस्टर्न यूपी में जो भाषा का लाली बड़ी अच्छी है, लड़की बड़ी अच्छी है, राम राम करे, नमस्ते करे, तो उनका जो कनेक्ट इकरा ने किया, ये एक अलग तरह की राजनीति जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में खूब पहले भी होती रही है। पश्चिम में जातियां, बरादरियां और धार्मिक ध्रुवीकरण के अलावा इस तरह की जो सामाजिक समरसता की राजनीति है वो होती रही है। इकरा ने उसको आगे बढ़ाया और वो अच्छे खासे मार्जिन से जीती भी है। तो कैराना की सीट के भी तमाम मायने, और इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है जो मैंने कहा, जो लोग जानना चाहिए, प्रदीप चौधरी उन उन कुछ चंद समय, बल्कि दो ही, रूपाला जो गुजरात में थे, जिनको लेके सारा विवाद खड़ा हुआ, गुर्जर वर्सेस क्षत्रिय राजनीति शुरू हुई, प्रदीप चौधरी उनमें से एक चेहरे थे। और जो क्षत्रिय को जो समाज थे, जो गुट थे, वो चाहते थे कि प्रदीप चौधरी को वहां से टिकट न मिले, किसी को मिले। तो इसलिए भी उस सीट पे क्षत्रियों की नाराजगी भी सीधी सीधी, की उनकी सीधी नाराजगी प्रदीप चौधरी से थी, तो वहां वहां भी था। और इस वजह से इकरा को आसानी, जी बिल्कुल असर हुआ। जी डिम्पल। बिल्कुल, कैराना पे काफी बातें हुई और अब हम बात करते हैं मेरठ और हापुड़ लोकसभा सीट पर। पर्दे के राम अरुण गोविल यहाँ से विजयी हुए हैं। सर से जानेंगे उनका अनुभव क्या कहता है, बाकी अन्य साथियों से भी हम जानेंगे, लेकिन फिर भी मैं सर से जानना चाहूंगी कि सर, यहाँ कई बार टिकट बदले सपा ने। अरुण गोविल के बारे में कहा जा रहा था कि वो तो यहाँ से चले जाएंगे तो फोन भी नहीं उठाएंगे, इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं थी। कई ट्वीट बहुत सारे वायरल हुए थे कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन अब अरुण गोविल 10,000 के अंतर से जीत रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है?
देखिए, वैसे तो मैं चाहूंगा कि जो बाहर साथी बैठे हैं, जो ग्राउंड से अभी जिस काउंटिंग सेंटर से लौटे हैं, वो आपको बेहतर उतार चढ़ाव होंगे। लेकिन रील और रियल का फर्क क्या है, मुझे लगता है ये अरुण गोविल को भी समझ में आ गया होगा, मेरठ की जनता को समझ में आ गया। सांसद बन गया, अरुण गोविल को शुभकामनाएं, वो जीत गए, कैसा करेंगे। पर मुझे लगता है कि अभिनेता के तौर पे तो अंदर से जरूर दुखी होंगे, क्योंकि जो इमेज उनकी लोगों में बनी हुई थी, उससे उनको समझ में भी आया होगा कि वो कितनी टूट गई है मेरठ में आके। और लोगों को भी, लोग भी, मतलब मुझे लगता है कि एक अभिनेता के तौर पे उनको नुकसान ही हुआ होगा। यहाँ यहाँ काम करने के अलावा भी जो उनके जैसे मुझे लगता है कि वो अभी सच्चे आदमी है, वो अभिनेता है, पॉलिटिशियन नहीं है। इसलिए उनसे किसी ने पूछा कि आप मुद्दे क्या है, तो उन्हें कह दिया कि मैं तो बहुत दिनों बाद आया, मुद्दे बाद में देखूंगा। ये बात किसी नेता से पूछते, हो सकता है आपको 1 घंटे मुद्दे सुना देता। या किसी ने एक बार कहा कि उन्होंने किसी से हाथ मिलाया तो सैनिटाइजर से धो लिया। तो मुझे लगता है इसमें कोई बहुत बुराई तो थी नहीं, सोशली आप हैं, हेल्थ कॉन्शियस, लेकिन लोगों ने इसको अलग से चला दिया कि ये तो ऐसे नेता है जो सैनिटाइजर से हाथ धोते हैं। मुझे लगता है डिम्पल आपको टीम के जो बाकी साथी बेहतर बताएंगे। हाँ, ये जरूर है कि मेरठ के सांसद हैं अरुण गोविल, लेकिन ना भाजपा ने, ना अरुण गोविल ने सोचा होगा कि वो इतने कड़े मुकाबले में फंसेंगे। और जो भाजपा ने सोचा था कि पर्दे के राम की छवि पूरे वेस्टर्न यूपी में जाएगी, वो भी कहीं पूरी होती नहीं दिखी। मुझे लगता है इससे तो बेहतर होता है कि भाजपा के किसी स्थानीय नेता को खुश करके चुनाव लड़ाई थी, तो इतने कड़े मुकाबले में इस तरह से वो भी जीत सकते थे। बाकी पूरी टीम है, साथी है, मुझे लगता है वो ग्राउंड से लौटे हैं, वो आपको बेहतर जानकारी देंगे डिम्पल। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। जैसा कि सर ने कहा कि हमारे जो अन्य साथी हैं वो भी सब मतगणना स्थल पर थे। किस राउंड में कौन आगे रहा, किस राउंड में किसने किसको पटकनी दी, किसने किसको टक्कर दी, वो सब आपको बताएँगे। मैं सबसे पहले हमारे सिटी इंचार्ज हैं अरीश रिजवी जी, उनसे मैं बात करना चाहूँगी कि मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर उन्होंने किस तरह का सिनेरियो आज देखा? जी डिम्पल, मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर कांटे की टक्कर हुई। 34 राउंड हुए और 34 राउंड तक भी ये तय नहीं हो पाया था कि जीत किसकी होगी, सुनीता वर्मा की होगी या अरुण गोविल की होगी। अरुण गोविल एक बार 49,000 वोटों से आगे हो गए थे, लेकिन उसके बाद सुनीता वर्मा ने उनको पीछे किया और खुद 26,000 वोटों से आगे हो गई। और लास्ट तक यही चलता रहा, कभी सुनीता वर्मा आगे, कभी अरुण गोविल आगे। और 34 राउंड के बाद ये तय हो पाया कि अरुण गोविल ये सीट जीत गए हैं, करीब 10,000 वोटों से वो जीते हैं। जबकि पहले ऐसा लग रहा था कि शायद उनका मार्जिन ज्यादा होगा, लेकिन सुनीता वर्मा जो सपा गठबंधन की प्रत्याशी थी, उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और वो लास्ट तक भी ये तय नहीं हो पाया कि कौन जीतेगा। वो 34 राउंड के बाद ही तय हो पाया। और सुनीता वर्मा की जैसे बात करें तो कई बार टिकट कैंसिल हुआ, तब जाके उनको लास्ट टाइम पे उनको जी जी बिल्कुल, लास्ट टाइम पे, बल्कि सुनीता वर्मा जो है उन्होंने आखिरी दिन नामांकन किया था। उनका टिकट पहले अतुल प्रधान का टिकट हुआ था जो विधायक है सरदना के, उनका टिकट काट के सुनीता वर्मा का टिकट किया गया। वो पूर्व महापौर हैं और उनके पति जो है वो पूर्व विधायक हैं हसनापुर से, योगेश वर्मा। तो टिकट होने के बाद योगेश वर्मा का इवन उनका बयान भी अभी आया है कि अगर हमें 10 दिन और मिल जाते तो शायद नतीजे कुछ और होते। हाँ, उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर हमें और थोड़ा सा टाइम मिल जाता, क्योंकि वो सुबह को आए, अखिलेश यादव जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सपा के, उन्होंने हेलीकॉप्टर किया और उनको यहाँ भेजा और उसी दिन उन्होंने मतदान किया, वो आखिरी दिन था। तो उनका ये कहना है कि मुझे 10 दिन और मिल जाते प्रचार के लिए तो शायद नतीजा बदल सकता था। बिल्कुल, जैसा कि अभी सर ने बताया कि नेट टू नेट फाइट रही, सुनीता वर्मा ने अरुण गोविल को कड़ी टक्कर दी है। कौन सी विधानसभा सीट थी जिन पे मुकाबले दिलचस्प दिखाई दिए? मैं आशुतोष जी से जानना चाहूंगी। आशुतोष जी, आप ने क्या कुछ किस तरह का आकलन आपने किया? सुनीता वर्मा को कहाँ वोट सबसे ज्यादा मिले? अरुण गोविल को कैंट विधानसभा सीट पे किस तरह का मुकाबला देखने को मिला, वो आप बताइए। जी डिम्पल जी, क्या है ना कि कैंट विधानसभा अगर 2014 से ही देखें तो लगातार भाजपा के जीत के पीछे कैंट विधानसभा का ही रोल रहा है और इस बार भी वही चीज देखने को मिली हम लोगों को। रिपीट हुई है जो 2019 में हुई? बिल्कुल बिल्कुल, 1.5 लाख से पौने 2 लाख के बीच में हम लोग जो है अगर बात करें भाजपा की तो वो जीतती आई है 2014 में भी, फिर 2018 में भी और अब 2024 में भी। लेकिन इस बार एक खास परिवर्तन हुआ है कैंट सीट के अंदर। वो ये परिवर्तन हुआ है कि जो बसपा का कोर वोटर है वो छिटक कर सपा में चला गया है और बसपा की वोटिंग जो है, जो 65 से 70,000 संख्या कैंट के अंदर रहती थी, वो घट के 20,000 के आसपास आ गई है। और सपा की वोटिंग जो है वो 65 से
प्लस हो गई है। तो ये एक परिवर्तन कैंट में इस बार आया। हालांकि भाजपा का कोर वोटर जो है वो एज इट इज रहा है कैंट में। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं संकल्प रघुवंशी जी। हम उनसे जानेंगे कि मेरठ दक्षिण विधानसभा सीट ने क्या रोल निभाया इस बार चुनाव में। पिछले चुनाव से इस बार दक्षिण विधानसभा चुनाव के जो नतीजे हैं वो कितने अलग थे? डिम्पल जी, जो पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था तो उसमें जो दक्षिण सीट है वो सबसे बड़ी सीट है। इसमें सोमेंद्र तोमर जीते थे, तो लगभग 8,000 वोटों के अंतर से वो लोग जीते थे। इसमें इस बार जो हम देखें तो इसमें अरुण गोविल काफी पीछे रहे, उन्हें 1,19,000 के आसपास इसमें वोट मिला केवल। ये पहले वाला ही ट्रेंड रहा इसमें, जिस हिसाब से पहले था उसी पैटर्न पे वोटिंग हुई है। और 1,40,000 सुनीता वर्मा ने इसमें लीड किया, जबकि बसपा को भी इसमें थोड़े मत मिले, हालांकि 22,400 के आसपास है वे। फिर इसमें देखते हैं तो जो पुराना सिनारियो है उसी हिसाब से वोटिंग पैटर्न रहा और उसी के चलते जो है यहाँ से भी पीछे रहे। ध्रुवीकरण की बात करूं तो वो पूरा इस पे जो है जातीय ध्रुवीकरण रहा। जितने भी जो लोगों ने पिछली बार विधानसभा में जिस हिसाब से वोटिंग की थी, बिल्कुल उसी हिसाब से लोकसभा चुनाव में पैटर्न। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार यासिर रजा जी। हम उनसे जानेंगे कि उनसे बागपत सीट का जो सिनेरियो उन्होंने उनके अनुभव से क्या रहा, उनके आकलन से क्या रहा, और जयंत चौधरी को यहाँ से राजकुमार सांगवान को टिकट देने का क्या बेनिफिट उनको मिला, इस पर हम सर से जानेंगे। जी डिम्पल, देखिए बागपत में राजकुमार सांगवान को राष्ट्रीय लोकदल ने उतारा था और ये सीट पहले से भाजपा के पास थी। जहाँ तक राजकुमार सांगवान की बात है तो वो एक ऐसा चेहरा थे जो सर्वमान्य थे। उनकी अपनी एक जो पर्सनल छवि थी वो बहुत अच्छी थी और जब इनको टिकट मिला तो सभी ने इनकी तारीफ की कि नहीं, इनको जीतना ही चाहिए, इनको संसद पहुंचना ही चाहिए। इससे पहले जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो भी इनको टिकट दिया गया था सिवाल खास से, और सिवाल खास से टिकट देने के बाद काट दिया गया था। अब यहाँ पे इनको राजकुमार सांगवान को टिकट दिया गया और वो जीत गए। अब जहाँ तक आरएलडी की बात है, और आरएलडी इस पूरे चुनाव में यहाँ पे भाजपा के साथ थी। इसका फायदा भाजपा को होता हुआ नजर नहीं आया, बल्कि भाजपा को इसका नुकसान जरूर हुआ है। जहाँ तक आरएलडी की बात है, 2 सीटें थी, इन्होंने 2 सीटें जीती हैं। इससे पहले वो 0 थे, 2019 में भी 0 थे, 2014 में भी 0 थे। ये खुद के लिए आरएलडी के लिए तो गेन करने वाली बात है, लेकिन भाजपा के लिए नुकसान रहा है, क्योंकि वो एक बागपत सीट जो उनके पास थी वो भी जाती रही, वो आरएलडी के पास चली गई। बिजनौर जरूर उन्होंने बसपा से छीनी है आरएलडी ने, ये खास रहा है आरएलडी को लेके। जी डिम्पल। और पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो पिछले चुनाव में जो आप परिणाम आज देख रहे हैं, कितना अंतर आपको नजर आया? किस तरह का जो पैटर्न था वही पैटर्न पे वोटिंग हुई, क्या डिफरेंस आपको दिखाई दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, पिछले पैटर्न से बिल्कुल अलग था। और हम लोगों ने जब इससे पहले बात की थी एग्जिट पोल को लेके, उस वक्त भी हम लोगों को यही कहना था कि जो तस्वीरें हम लोगों ने ग्राउंड पे देखी हैं वो तस्वीरें एग्जिट पोल में नजर नहीं आ रही हैं। वही चीज़ आज सामने भी आई। पूरे प्रदेश में बात करें तो 44 सीटों पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन आगे रहा। हाँ, 32 सीट सिर्फ भाजपा जीत पाई है, जबकि भाजपा को 60, 65, 70 सीटें तक दी जा रही थी, मतलब आधी भी नहीं आई है। ठीक है, ध्रुवीकरण बिल्कुल जमीन पे नहीं था पूरी तरह से। सवाल यहाँ पे मैं ऐड करूंगी कि यहाँ जैसे कहा जाता है बागपत हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, ये जाट बाहुल्य जो जगह है एक तरह से कहा जाता है, एरियाज हैं, तो उसका कितना असर इस चुनाव में नजर आया? देखिए, जो रिजल्ट आए हैं उसमें हम लोग गौर कर रहे थे तो संजीव बाल्यान का हारना, कैराना से प्रदीप चौधरी का हारना, सहारनपुर से राघव लखनपाल का हारना, ये बताता है कि जाट वोट ने कहीं ना कहीं स्विंग हुआ है इंडिया गठबंधन की तरफ, बिल्कुल स्विंग हुआ है। और जहाँ पे आरएलडी के प्रत्याशी थे वहाँ पे आरएलडी प्रत्याशी को मिला है, लेकिन ये सिर्फ 2 सीटों पे थे, बागपत में और बिजनौर में। निश्चित रूप से वहाँ पे आरएलडी को मिला है, लेकिन बाकी सीटों पे जाट वोटों में ज़बरदस्त बिखराव रहा है, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा फर्क देख रहे हैं। जी डिम्पल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो जैसा कि सर ने बताया कि सारी सीटों पर हमने अलग अलग सभी साथियों से बात की, किस सीट पर कैसे मुकाबले रहे, पिछले चुनाव से इस बार का चुनाव कितना डिफरेंस रहा, परिणाम कितने अंतर उनमें दिखाई दिया, ये सभी आपने भी जाना। और आगे भी हम इस तरह की चर्चाओं में आपको शामिल करते रहेंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें
अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।